क्या इंडियन इकोनॉमी चाइना पे डिपेंडेंट है? एप्पल के आईफोन्स इंडिया में प्रोड्यूस होने लगे हैं, बहुत ही बढ़िया। चाइना विड्रॉ कर लेती है अपने 300 इंजीनियर फॉक्सकॉन की फैक्ट्री से और इंडिया में प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि ये जो चाइनीज टेक्नीशियंस हैं यही ट्रेन करते हैं इंडियन मैन पावर को टू रोल आउट दीज आईफोन्स। ऑफ कोर्स दे आर ट्राइंग के वियतनामीज एक्सपर्ट्स एंड ताइवानीज एक्सपर्ट्स आएंगे टू फिल द गैप, पर डेफिनेटली प्रोडक्शन तो स्लो डाउन हो ही जाएगी ना। और इतना ही नहीं, अगर चाइना चाहे तो इंडिया में एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग पूरी बंद कर सकता है क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ असेंबली होती है, ज्यादातर पार्ट्स तो चाइना से ही आते हैं यहाँ पर। Apple's iPhone is touted as a big success story. About 20 to 25% of iPhones are now manufactured in India. But that's only one part of the story, right? So the other part is all the inputs that go into the iPhones are still made in China. कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि असलियत तो ये है कि जियोपॉलिटिक्स के इस गेम में और ये जो इकोनॉमी की गेम है इसमें चाइना इंडिया के स्क्रू टाइट कर रहा है। इनका बताना है कि ये जो प्रेशर है ये सिर्फ लिमिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं है, एग्रीकल्चर में भी चाइना टांग अड़ा रहा है। कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड फर्टिलाइजर्स हैं जो इंडिया वहां से इंपोर्ट करता है, वो भी उसने भेजना बंद कर दिए हैं। इतना ही नहीं, चाइना के पास जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जिसमें वो लीडर है प्रोडक्शन इन द एंटायर वर्ल्ड, उसकी माइनिंग एंड प्रोडक्शन चाइना जिस पर्टिकुलर रेट पे करता है इन टर्म्स ऑफ बोथ नंबर्स एंड द कॉस्ट, दुनिया में कोई भी नहीं कर पाता। तो काफी हद तक पूरी दुनिया उन पर इस चीज पे डिपेंडेंट है। ये जो पर्टिकुलर रेयर अर्थ मेटल्स हैं उन्होंने कर्व कर दिया है, वो इंडिया को नहीं भेजना चाह रहे इतने। इससे हमारे देश में जो कार की प्रोडक्शन है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, वो ही बहुत बुरी तरह हर्ट हो जाएगी, खास तौर पे ईवी प्रोडक्शन। और अगर प्रोडक्शन बंद होगा तो ऑफ कोर्स जो वर्कर्स हैं जो उस इंडस्ट्री में काम करते हैं उनकी भी जॉब खतरे में आ जाएगी। महिंद्रा ने एक भी ईवी नहीं मैन्युफैक्चर की है विदाउट चाइनाज BYD। इतना ही नहीं, जो चाइनीज सप्लायर्स है वो क्या कह रहे हैं इंडियन कंपनीज को कि आप हमसे पूरी फुली बिल्ट मोटर्स ही खरीद लो, हम रेयर मैग्नेट्स नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, पूरी फुली बिल्ट मोटर्स हमसे ले लो। अरे यार, तो इससे वही प्रॉब्लम हो जाएगी ना जो हमारा देश ऑलरेडी फेस कर रहा है कि यहाँ पे तो कुछ बन नहीं रहा खास, चीजें बाहर से आती हैं, यहाँ असेंबल हो जाती हैं। बस ये जो प्रॉब्लम है ये और बढ़ेगी ही अगर ऐसा हो जाता है तो। और इससे जो लोकल जॉब्स हैं वो भी कट हो जाएंगे। जहाँ तक रेयर अर्थ्स का सवाल है तो इंडिया के पास भी रेयर अर्थ्स हैं, ऐसा नहीं है, पर हमने कभी इतनी टेक्नोलॉजी ही नहीं डेवलप की कि हम उनको जाके माइन कर पाएँ। उनको माइन करना होगा, उनको रिफाइन करना होगा, एंड ये जो टेक्नोलॉजी है ये सबसे ज़्यादा चाइना ने ही डेवलप की है। और अब ये जो पर्टिकुलर रेयर अर्थ्स हैं ये तो ऑलमोस्ट हर इलेक्ट्रॉनिक में यूज़ होते हैं आज के डेट में। इंडिया के पास ना तो टेक्निकल नो हाउ है कि भाई ये एग्जैक्टली होगी कैसे ये पर्टिकुलर माइनिंग, ना जहाँ पे ये माइन हो सकती है वहाँ पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बात ही मत करो भाई, हमारे यहाँ पे तो मार्वल्स बन जाते हैं, 90 डिग्री ब्रिज बन जाती है हमारे यहाँ। एक ब्रिज ऐसी बन जाती है जो सीधे जाके एक बिल्डिंग से ही टकरा जाती है। हमारे यहाँ पे जो नए एक्सप्रेसवे बने हैं पता नहीं कैसी प्लानिंग के साथ बने हैं, उसके अंदर तो एकदम पानी ऐसे बहता जा रहा है, वेनिस ही बन जाता है। और कुछ हमारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो दिल्ली को वेनिस से कंपेयर कर रहे हैं, ये सुन लीजिए। वेनिस गए आप? नहीं, मैं नहीं गया, मुझे मौका नहीं मिल पाया। मैं भी नहीं गई। तो दिल्ली में बनाएंगे। जब वो रिवर जो दिखती है और उस पे वो जो बोट चलती है, क्या है वो नदी है? वो भी नाला है। वो नाला है, दिखने में लगता है कि रिवर है। हमारे जितने नाले चल रहे हैं वो नदियों से भी बड़े बड़े हैं। बेसिक काम हमें क्या करना है, और उन नालों को हम कहीं उठा के नहीं लेके जा सकते, वो गिरेंगे जाके यमुना जी में। यमुना जी में गिरना, क्योंकि इतना वाटर फ्लो आप कहाँ लेके जाओगे? इतने बड़े बड़े नाले, पूरी दिल्ली में जितना पानी आता है वो अल्टीमेटली सीवेज के माध्यम से ही निकलता है। रोड कंस्ट्रक्शन जो बेसिक सिविल इंजीनियरिंग मानी जाती है उसके स्किल्स भी लगता है लैकिंग है हमारे देश में। ये देख लो, एक बारिश में कितनी रोड खराब हो जाती है। न्यूली बिल्ट रोड, नई रोड बनती है, लोग उसको हाथ से उखाड़ लेते हैं। एयरपोर्ट जैसे प्रेस्टिजियस इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं छोड़े, जरा बारिश होती है और पानी लीक होने लग जाता है। तो कहाँ से ये रेयर अर्थ की माइनिंग हम कर पाएंगे? सबसे पहले तो कर पाएंगे कि नहीं इज अ क्वेश्चन। सेकंड इज किस कॉस्ट पे कर पाएंगे? देखिए, कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एज अ बिजनेस आप तो वहां से लोगे ना जहाँ पे सबसे सस्ता होता है। तो क्या हम यहाँ पे उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाएंगे जैसी चाइना में बनी है? आई रियली डाउट इट, पर ट्राई करना तो बनता ही है बिकॉज रेयर अर्थ्स इज द कमोडिटी ऑफ द फ्यूचर एंड द प्रेजेंट। हम इंडिया की कहाँ बात कर रहे हैं, अमेरिका को ही देख लो। वो अपने जो F-35s है, उनके बिलवेड F-35s जो इसराइल को देते हैं, जो जाके गाजा में जेनोसाइड कर रहे हैं जिस चीज़ से, वो भी वो मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएंगे अगर चाइना से ये रेयर अर्थ्स नहीं आए तो। और जहाँ तक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो इंडिया में तेजस बनने वाला था वो जेट, वो क्यों डिले हो गया? क्योंकि हमारे पास खुद का बनाया हुआ जेट इंजन नहीं है, हम दूसरों पे डिपेंडेंट हैं। अगर दूसरा चाहे तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग तेजस की ख़त्म ही कर सकता है। जो आप देख सकते हो, GE से डील थी कि वहाँ से जेट इंजन आएंगे, वहाँ से डीले हो गए तो हमारे तेजस जेट्स भी डीले हो गए। चाइना, रशिया दोनों अपने जेट्स बना चुके हैं। चाइना के पास तो J-10C है जो कि बहुत टॉक्ड अबाउट है आज के डेट में।
वहां पे कौन सा इंजन यूज होता है आप गूगल करके देख लेना। सिमिलरली रशियन जो जेट्स हैं उसमें भी गूगल करके देख लेना, रशिया का ही जेट इंजन यूज होता है। आजकल मॉडर्न वॉरफेयर में क्या चीज यूज हो रही है? ड्रोन्स सबसे ज्यादा। तो जहां तक ड्रोन्स की बात की जाए 70% ऑफ कंपोनेंट्स जो इंडियन मेड ड्रोन्स में यूज होते हैं ना, वो कहां से आते हैं? चाइना से आते हैं। खासतौर पे जो मोटर्स हैं जो ड्रोन्स में लगती हैं, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो लाइट वेट होनी चाहिए, साइलेंट होनी चाहिए, एफिशिएंट होनी चाहिए, ये सारी की सारी मोटर्स चाइना और ताइवान से ही आती हैं। ड्रोन के अंदर कैमरा या पेलोड जो होता है दैट अकाउंट्स फॉर 60 to 70% ऑफ अ ड्रोन्स कॉस्ट, और ये भी पूरा इंडिया में इंपोर्ट ही होके आता है। यहाँ पे कोई एक्सपर्टीज है ही नहीं बनाने की। तो आप क्लियरली कह सकते हो कि जितने भी ड्रोन्स यहाँ आते हैं, एंड आई वुड इवन इंक्लूड जो इजरायली पर्टिकुलर ड्रोन्स है, उसमें भी ये कहा जाता है कि पार्ट्स आ जाते हैं यहाँ पे, बस असेंबली हो जाती है और पैकेज करके वापस चले जाते हैं। और भाई ड्रोन्स एंड इजरायलीज की तो बात ही मत करो। गाजा में जेनोसाइड करने के लिए इजरायलीज पता है रेट्रोफिटेड चाइनीज ड्रोन्स ही यूज कर रहे हैं। और हम कहां से लेते हैं अपने मिलिट्री पर्पस के लिए ड्रोन्स? इजराइल से। और इजराइल कहां के यूज कर रहा है ड्रोन्स? चाइना के। और ये जो पर्टिकुलर चाइनीज कंपनी है जिसके ड्रोन्स रेट्रोफिट करके इजराइल यूज कर रहा है, उसका नाम है DJI। इस कंपनी ने जितना काम किया है ड्रोन्स के अंदर शायद ही किसी और कंपनी ने किया हो पूरी दुनिया में। चलो अब ये बात हो ही रही है, तो ऐसी कौन सी इंडियन कंपनी है किसी भी चीज में जिसका माल बिकता हो वर्ल्ड वाइड, जो नोन हो वर्ल्ड वाइड? ऐसी कोई कंपनी है ही नहीं। इनफैक्ट आई चैलेंज यू, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी देख लो जो इंडियन मैन्युफैक्चरर हो, बोट, हैमर, नॉइस, आप जरा जाके इन पर रिसर्च करना, ये अपना मटेरियल एक्चुअली कहाँ से बनवाते हैं? सब कुछ चाइना से ही बन के आता है, ये तो सिर्फ वाइट लेबलिंग करते हैं। इनफैक्ट मोकोबारा जो एक फैशन कंपनी है उस पर भी एक्यूजेशंस डले हैं कि भाई वो भी वाइट लेबलिंग ही करते हैं। क्योंकि बात सिंपल है, एज अ बिजनेस अगर आप कहीं से सोर्स कर रहे हो रॉ मटेरियल तो आपको सबसे सस्ता चाहिए। आप ये नहीं देखोगे कि इंडिया से बन रहा है, वो कहाँ से बन रहा है, एंड सबसे सस्ता चाइना ही बनाता है। क्योंकि सिंपल बात है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। आप जितनी ज्यादा वॉल्यूम में बनाओगे आप उतना सस्ता प्रोड्यूस कर पाओगे। एक सेक्टर जो इंडियंस के लिए गर्व की बात होनी चाहिए वो है हमारी फार्मा इंडस्ट्री। पर यहाँ पे भी जितने जेनेरिक ड्रग्स बनते हैं ना, उसके सारे जितने भी फार्मा इंग्रेडिएंट्स हैं ज्यादातर चाइना से ही आते हैं। ऐसे ही नहीं चाइना को बोला जाता वर्ल्ड्स फैक्ट्री। आप यही देख लो टैरिफ वॉर के दौरान क्या हुआ, हमने तो उस चीज पर पूरी वीडियो बनाई है। अमेरिका को झुकना पड़ा क्योंकि सारी चीजें जो अमेरिका में कंज्यूम होती हैं ज्यादातर, इंक्लूडिंग आईफोन, वो चाइना से ही बन के आती हैं। तो टिम कुकी पहुंच गए होंगे ट्रम्प के पास, भाई साहब क्या कर रहे हो, हमारी कंपनी बंद हो जाएगी ऐसे करोगे तो, हम अमेरिका में आईफोन ही नहीं दे पाएंगे। आप लोग भले ही चाइना को गाली देते रहो, हमारे नेता लोग भले ही चाइना को गाली देते रहे, फर्क नहीं पड़ता। असलियत ये है कि हमारा उनसे ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन तक छू चुका है। हमारे यहाँ पे जो लैपटॉप, सोलर पैनल, एंटीबायोटिक्स, यान, लिथियम आयन बैटरीज, जितना भी ये सब सामान आता है ना, इसका 80% चाइनीज फर्म्स ही सप्लाई करती हैं इंडिया में। 2019 से 2024 तक इन 5 सालों में इंडिया का जो एक्सपोर्ट है ना टू चाइना, वो स्टैग्नेट रहा है, मतलब ऑलमोस्ट उतना ही रहा है, अराउंड 16 बिलियन एनुअली। मतलब हर साल 16 बिलियन यहाँ से उधर जाता है, चेंज भी नहीं हुआ। पर जो चाइना से यहाँ पे आता है माल, वो 70 बिलियन से 100 बिलियन तक पहुंच चुका है। मतलब 5 साल में हमारा जो उनसे ट्रेड डेफिसिट है वो $387 बिलियन है। क्या बात कर रहे हो आपके चाइना को बॉयकॉट करो। अगर आप सोचते हो बॉयकॉट करने का, तो एक तो बहुत सारी रोजमर्रा की चीजें जो आप यूज करते हो वो यूज भी ना कर पाओ। दूसरा, जो भी चीजें आप कंज्यूम करते हो चाइना से नहीं आएंगी तो कहीं और से आएंगी, तो उसका कॉस्ट कितना होगा, क्या आप दोगे वो एक्स्ट्रा कॉस्ट? इनफैक्ट ऐसे कुछ की सेक्टर्स हैं जिसमें हमारी जो डिपेंडेंस है चाइना पे वो बढ़ती जा रही है। और ये क्या क्या चीजें हैं वो भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, केमिकल, फार्मास्यूटिकल्स, आयरन स्टील के प्रोडक्ट्स, बेस मेटल्स, प्लास्टिक्स, टेक्सटाइल्स, क्लोथिंग, ऑटोमोबाइल, मेडिकल, लेदर, पेपर, ग्लास, शिप्स, एयरक्राफ्ट एंड रिमेनिंग कैटेगरीज, ऐसा यहाँ लिखा गया है। मतलब सारी चीजें। क्या रह गया यहाँ पर? मैंने खुद भी नहीं रियलाइज किया था कि हमारी डिपेंडेंस चाइना पे इतनी ज्यादा होगी। ये चीज तो आप नोट कर लो। अगर आप चाइना को बॉयकॉट करना चाहते हो ना, तो टिकटॉक वगैरह तो चलो ठीक है, टिकटॉक वैसे भी बहुत चल रहा है पूरी दुनिया में, आपका आधा घर खाली हो जाएगा, या 80% भी हो सकता है, 80%। और जो फर्टिलाइजर वहां से आता है, जो जिसपे हमारा एग्रीकल्चर भी काफी हद तक डिपेंड करता है, वो भी छोड़ दोगे तो फिर काफी हद तक तो खाना भी गायब हो जाएगा भाई। पर देखिए, इतना बुरा मानने की जरूरत नहीं है। चाइना हमसे आगे है, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। पर ये हालत ऑलमोस्ट पूरी दुनिया की है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, सबसे सस्ता माल वहीं से आता है, सबसे हाईएस्ट क्वालिटी भी वहीं से आती है। अगर आपको लगता है
अगर आप अभी भी उस पुराने ज़माने के टाइम पे जीते हो कि नहीं सस्ती चीज़ें ही आती है चाइना से, माल की क्वालिटी तो खराब होती है, तो यही सुन लो कि एप्पल के सीईओ टिम कुक ने चाइना के बारे में क्या बोला था। There's a confusion about China, and let me at least give you my opinion. The popular conception is that companies come to China because of low labor cost. I'm not sure what part of China they go to, but the truth is China stopped being the low labor cost country many years ago. The reason is because of the skill, the quantity of skill in one location, and the type of skill it is. Like the products we do require really advanced tooling, and the precision that you have to have in tooling and working with the materials that we do are state of the art. And the tooling skill is very deep here. You know, in the US you could have a meeting of tooling engineers and I'm not sure we could fill the room. In China you could fill multiple football fields. It's that vocational expertise is very deep. Very, very deep here. इतनी ज़्यादा डिपेंडेंस है पूरी दुनिया की चाइना पे कि जितने भी लग्जरी गुड्स भी बनते हैं ना, जो यूरोपियन या अमेरिकन कंपनीज के होते हैं, वो सब भी चाइना से ही बन के आते हैं। उसमें भले ही लिखा हो मेड इन इटली वेरेवर, पर भाई रूल ऐसा कहता है कि अगर पूरा बैग चाइना से बन के आ गया और आप उस पर एक हल्की सी जिप भी लगा दो तो आपके पास हक है बोलने का मेड इन इटली। असलियत ये है कि पहले तो ये लग्जरी गुड्स जितने थे जो मेड इन इटली थे, वहाँ पे जो कारीगर थे वो अच्छा काम करते थे उनको बनाने का, पर अब चाइना में ही लोग ट्रेन हो गए हैं उससे भी अच्छा काम करके देने के लिए एट अ लेसर कॉस्ट। और जहाँ तक इंडिया की बात की जाए, हमारे यहाँ पे तो एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग घट ही रही है, बढ़ नहीं रही है। जहाँ तक पैसे की बात की जाए तो इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, हमें बाहर से पैसे की ज़रूरत है यहाँ डेवलपमेंट के लिए। FDI आपने सुना होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब बाहर से कितना पैसा आ रहा है यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए। पिछले साल में ये जो फिगर है ये 96% घट गया है इंडिया में, 96%। और अब हमें पैसे के लिए भी, फाइनेंसेस के लिए भी चाइना की तरफ ही देखना पड़ रहा है। ऐसा तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया। तो चलो, दिस ब्रिंग्स अस टू द मेन पॉइंट कि हालात एक्चुअली है ही हैं ऐसे। यूरोप एंड अमेरिका के पास उतने पैसे नहीं हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये जो आर्टिकल में लिखा भी गया है ना कि अब FDI नहीं CDI देखना पड़ेगा हमको, चाइनीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है हमारे देश में, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी मैटर करेगा। वैसे बहुत ज़्यादा पीछे आपको नहीं जाना पड़ेगा, सिर्फ 40 साल, जब इंडिया और चाइना ऑलमोस्ट एक ही मकाम पर थे। पर चाइना ने ऐसा क्या कर दिया कि वो इतने आगे निकल गए। हम आपको रेफर करेंगे देशभक्त के इस वीडियो पे, जहाँ पे वो अच्छा कंपैरिजन करके देते हैं आपको बिटवीन इंडिया एंड चाइना। वो ऑलरेडी इतना अच्छा काम कर चुके हैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, तो हम क्यों पढ़े उस चीज़ में, ठीक है ना। तो उसकी लिंक भी मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। एंड में ये देखना पड़ेगा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कहाँ है। जो सेंटर ऑफ वर्ल्ड पावर है ना, वो ईस्ट शिफ्ट होते जा रहा है, टुवर्ड्स ब्रिक्स शिफ्ट होते जा रहा है। क्या हमारी पॉलिसीज उससे अलाइंड हैं? देखिए, हम कोई एक्सपर्ट तो है नहीं, तो हम कोई कमेंट नहीं करेंगे फॉरेन पॉलिसी पे, क्योंकि हम तो ये कहते हैं वो जो भी कर रहे हैं कुछ अच्छे के लिए कर रहे होंगे। पर हम इतना जरूर आपको बता दें कि एक तरफ है वेस्ट यानी कि अमेरिका, वो कितनी इज्जत देता है, वो आपके लोगों को हथकड़ियों में डाल के भेज देता है वापस। अभी तो लेटेस्ट न्यूज है कि ये भी आई है कि हमारे कैसे एक यंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विदाउट अपॉइंटमेंट ट्रंप को चले गए मिलने, और ट्रंप ने उनकी जो उतारी। ये वही देश है जो कहता है मैंने सीज फायर करा दिया बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। असलियत क्या है हमें नहीं पता, हम उसमें पढ़ना भी नहीं चाहते। ये आपके लोगों को वीजा तक नहीं देना चाहते वहां पे जाके पढ़ने के लिए। तो ये आपको कुछ भी इज्जत करते हैं क्या? द आंसर इज नो, बिल्कुल भी नहीं। और वहीं ब्रिक्स कंट्रीज में, ठीक है, मान लिया कि ब्रिक्स कंट्रीज में मेजर एक्चुअली फिगर हेड चाइना ही है, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाइना ही वहाँ पे सब चीज़ चलाता है। अगर आप वहाँ पे जाएंगे आपको डेफिनेटली ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी। एंड ये चीज़ आपको इस चीज़ से दिखती है कि ब्रिक्स के समिट में जो स्टेटमेंट जारी हुआ उसमें पहलगाम टेरर अटैक्स का मेंशन था। क्वाड से जो स्टेटमेंट जारी हुई, क्या ऐसा कुछ मेंशन था? बिल्कुल भी नहीं। एक चीज़ ये भी बतानी ज़रूरी है कि जो ब्रिक्स अपनी करेंसी बनाने की सोच रहा है, जिससे इतने मसले सॉल्व हो जाएंगे पूरी दुनिया के, क्योंकि आज के डेट में रिजर्व करेंसी बनी हुई है US डॉलर। अगर ब्रिक्स करेंसी बनती है तो वो compete करेगी अगेंस्ट US डॉलर। इंडिया इज नॉट सपोर्टिंग दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, दे मस्ट हैव गुड रीजंस, क्योंकि हमको अमेरिका के साथ भी रिश्ते नहीं बर्बाद करने हैं। पर शिफ्ट ऑफ पावर दुनिया में कहाँ है एंड हम कहाँ देख रहे हैं, ये सोचना बहुत ज़रूरी है।